नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। श्री सुंदरम आईएएस के द्वारा एमपीएसआई 2025 की तैयारी का एक व्यवस्थित प्लान बनाया गया है। निसंदेह एमपीएसआई में जो परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन एक व्यापक परिवर्तन है। एमपीएसआई 2025 के सिलेबस में पैटर्न पर जो परिवर्तन किया गया है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंजेस है और बहुत बड़े उद्देश्य के साथ किया गया है। इस परिवर्तन से एसआई जो अब नई भर्ती होंगे उससे कुछ नए प्रकार के एसआई निकल कर आएंगे, जिसके पास सिविल सर्विसेज वाली क्षमता होगी, जिसके पास सिविल सर्विसेज वाला नॉलेज होगा, जिसके पास सिविल सर्विसेज वाला एप्टीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि जो एमपीएसआई का 2025 का सिलेबस आया है वह पैटर्न, वह सिलेबस, वो स्ट्रीम, वो पूरा तरीका सिविल सर्विसेज से प्रेरित है। इस सिलेबस को डिजाइन करने वाली टीम ने, इस सिलेबस को डिजाइन करने वाले थिंकर्स ने यह सोचा है कि जो हमारे पुलिस प्रशासन होगा उस पुलिस प्रशासन को एक बेहतरीन सिविल सेवा के स्तर का बनाएंगे। और इस प्रकार से देखा जाए तो सिविल सेवा के स्तर को लाने का प्रयास एसआई की परीक्षा में किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमपीएसआई 2025 के कंप्लीट सिलेबस को, कंप्लीट जानकारी को, कंप्लीट स्ट्रेटजी को और श्री सुंदरम आईएएस एमपीएसआई की तैयारी क्यों करवा रहा है और कैसे करवाएगा, परीक्षा की डेट कब होगी, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ेंगे, कोचिंग करना है कि नहीं करना है, कोचिंग की इसमें भूमिका क्या होगी और यदि कोचिंग करना है तो कौन सी कोचिंग आपके लिए सूटेबल होगी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, एक स्लाइड है, इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि एमपीएसआई को किस प्रकार से हमें हैंडल करना है। एमपीएसआई से रिलेटेड यदि आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट करेंगे, लेकिन हमने इसमें जनरल सभी क्यूरियां शामिल कर ली है। इस पूरे वीडियो में आपको एमपीएसआई से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी चाहिए होगी, जो भी आपको स्ट्रेटजी चाहिए होगी, चाहे वो एलिजिबिलिटी से लेकर के हो, चाहे आपका योग्यता से लेकर के हो, शारीरिक मापदंड से लेकर के हो या सिलेबस पैटर्न को लेकर के हो, वो सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एमपीएसआई का नया सिलेबस, एमपीएसआई के नए सिलेबस नई दुनिया में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जहां हम लोग प्रवेश कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा डायमेंशन है, बहुत बड़ा आयाम है। और श्री सुंदरम एकेडमी एक लंबे समय से सिविल सेवा की तैयारी करा रही है, सिविल सेवा के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान है। तो इस सिलेबस को देखने के बाद एमपीएसआई पर हम लोग एक बढ़िया प्लान लेकर के आए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी एमपीएसआई 2025 की रूपरेखा, पूरी रूपरेखा आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर समझाने का प्रयास मैं करूंगा। तो एमपीएसआई का एग्जाम अब 4 स्तरों पर होगा। देखिए, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, 4 स्तर इस पे बनाए गए हैं। पहले स्तर पर प्रारंभिक परीक्षा प्री एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। दूसरा लेवल जो होगा वो मेंस एग्जाम का होगा, जो कि पूरा का पूरा 600 अंक का लिखित परीक्षा होगा, लेकिन यह लिखित सिविल सेवा जैसा नहीं है, यह लिखित एमसीक्यू फॉर्मेट में है, ठीक है। और लेवल 3 फिजिकल टेस्ट का होगा, 100 अंकों का फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जो अलग अलग मापदंड हैं उसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। और चौथा लेवल होगा इंटरव्यू का, जो कि 50 अंक का होगा। इस प्रकार से क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ दें तो मेंस का, फिजिकल का और इंटरव्यू का 750 अंक डिसाइड किए गए हैं। और आपको बता दूं कि इन तीनों फॉर्मेट में हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं पीएससी और यूपीएससी के लिए। तो इन तीनों फॉर्मेट में एक सिद्धस्त संस्था श्री सुंदरम एकेडमी है, इसलिए हम लोग इसका एक अच्छा प्लान आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। एक चौथा, एक अलग लेवल भी होगा मेंस एग्जाम में, वो टेक्निकल वालों के लिए होगा। तो टेक्निकल का अलग से एग्जाम भी होगा टेक्निकल स्ट्रीम वालों के लिए। तो टेक्निकल स्ट्रीम वालों को एक और लेवल पार करना पड़ेगा, इसमें उनके लिए लेवल 5 हो जाएगा, क्योंकि मेंस एग्जाम में एक लेवल टेक्निकल का भी है, ठीक है। टेक्निकल वालों के लिए केवल उनको जिनका बी बेटेक या रेडियो वगैरह वाली पोस्ट है, आगे चल करके देखते हैं उनके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लिखित परीक्षा एमसीक्यू आधारित, प्री में भी और मेंस में भी एमसीक्यू आधारित परीक्षा होनी है। अभी तक मेंस एमसीक्यू उत्तर प्रदेश पीसीएस का होता रहा है, एमपी में तो वन सेवा का होता है मेंस एमसीक्यू आधारित। तो उस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। तो परीक्षा कंडक्टिंग कौन होगा, कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन होगी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि ये 4 स्टेप में एग्जाम होगा। इसकी जो रूपरेखा है वो 4 प्रकार की हो चुकी है, मतलब 4 स्तरीय हो चुकी है। अगला जो होगा लेवल फर्स्ट,
लेवल फर्स्ट की यदि हम लोग बात करें तो लेवल फर्स्ट में प्रारंभिक एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम में 100 अंक आने हैं और वो 100 अंक आपको इन 10 विषयों से, इन 10 टॉपिक्स से मिलने हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के जो 100 अंक हैं वो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे जिनका नेचर क्वालिफाइंग होगा। नेचर क्वालिफाइंग होने का मतलब होता है कि आपका इसका अंक जो है वो कहाँ पे, मेंस एग्जाम पे या फाइनल सिलेक्शन पे नहीं लिया जाएगा। यह केवल किसके लिए होगा, यह केवल होगा आपको यह चेक करने के लिए कि क्या आप प्री क्वालिफाई होकर मेंस देने लायक है या नहीं है, उसके लिए होगा। ठीक है, तो इसमें लगभग जो कैंडिडेट शामिल होंगे उनका 15 गुना लिया जाएगा, 15 गुना छात्रों का सिलेक्शन यहाँ पे होना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक है। हिंदी भाषा बोध, अंग्रेजी भाषा बोध, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर्स, ये 10 टॉपिक यहाँ से है। मतलब आपका हिंदी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एनालिटिक एबिलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सिविक्स, बेसिक कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटिंग नॉलेज, है ना, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, ये 10 टॉपिक से, हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न, 10-10 प्रश्न हर टॉपिक से होंगे। ठीक है, तो इसकी बेहतरीन तैयारी आपको करनी है जिससे आप 100 में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यह आपके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें तर्क शक्ति भी आ गई है, इसमें बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान भी आ गया है, सोशल का भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया, हिंदी भी आ गई, मतलब भाषा भी आ गया, इंग्लिश भी आ गई, लगभग सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिला है। करंट अफेयर्स भी आ गया है। ठीक है, और इन सबके बढ़िया क्लास नोट्स के साथ हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। बढ़िया व्यवस्थित क्लास के साथ हम लोग आपको एसआई का बैच देने जा रहे हैं। ठीक है, पर उसके पहले आप लोग देखिए दूसरा लेवल जो मेंस होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सब नहीं पढ़ा सकते, इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, इसको पढ़ने के लिए आपको सिविल सेवा का स्तर टच करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेवल 2 मेंस का जो कि एमसीक्यू आधारित रिटर्न होगा। इसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड अर्थात 2 पेपर होने हैं। तो मेंस में टोटल कितने पेपर होने हैं, 2 पेपर, 300 अंक के, 300 अंक का एक पेपर, 300 अंक का दूसरा पेपर। इस प्रकार से मेंस टोटल आपका होना है 600 अंकों का, और 600 अंकों का मेंस 2 पेपरों में विभाजित है। और पेपर के भी 2 पेपर है ना, पेपर के भी 2 पेपर, फर्स्ट पेपर में पार्ट ए पार्ट बी और सेकंड पेपर में भी पार्ट ए पार्ट बी, अर्थात दोनों पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में विभाजित किए गए हैं। क्लियर, तो इस प्रकार से 150 अंक के 4, 150 अंक के 4 टॉपिक इसमें होंगे, 150 अंक के 4 पेपर इसमें आपके होने हैं जो एमसीक्यू आधारित लिखित होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 600 क्वेश्चन बन सकते हैं या टोटल 150 क्वेश्चन बन सकते हैं 4-4 अंक के, पर 600 अंक का होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट ए से 150 क्वेश्चन, पार्ट बी से 150 क्वेश्चन, पार्ट ए पेपर सेकंड के पार्ट ए से 150 क्वेश्चन, पार्ट बी से 150 क्वेश्चन, इस प्रकार से पेपर हो सकते हैं। अभी इस पर हम लोग श्योर तो नहीं है। या ऐसा कर सकता है कि 100 प्रश्न इधर से, है ना, पर मुझे लगता है 3-3 अंक के, 100 प्रश्न इधर से 3-3 अंक के, लेकिन सबसे ज्यादा संभावित है 150 प्रश्न अर्थात टोटल 600 प्रश्न होने की संभावना, इसमें सबसे ज्यादा संभावना है। आइए देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में, तो पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसका टाइटल है हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी 150 अंक का, अर्थात इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हिस्ट्री है जो कि बहुत ज्यादा विस्तृत है, दूसरा जो है इसमें सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी। देखिए सोशियोलॉजी नहीं, इंडियन सोसाइटी। और हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी नाम का चैप्टर यूपीएससी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यूपीएससी से प्रेरित यह सिलेबस, इंडियन सोसाइटी, इंडियन हिस्ट्री, एक इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। 6 टॉपिक टोटल है पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में। इंडियन हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सिडरेशन, इंडियन सोसाइटी, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया एंड एमपी एंड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, रोल ऑफ वुमेन एंड ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी के 4, है ना, इंडियन सोसाइटी के लगभग ये 4 पॉइंट है, यदि पूरा जोड़ दें तो मध्य प्रदेश को जोड़ करके। और इंडियन हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स इसमें है, लेकिन इस 2 में इंडियन हिस्ट्री 3 भागों में जो बटी है वो, और स्वतंत्रता के बाद वाली इतिहास पर बात करेंगे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो एकीकरण है वो, ठीक है, पुनर्गठन है जो वो, और इंडियन सोसाइटी अर्थात भारतीय समाज, डेमोग्राफी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की जननांक की, एंड एमपी मध्य प्रदेश की जननांक की, साथ में क्या है, ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश की जनजातियां, रोल ऑफ वुमेन मतलब महिलाओं की भूमिका, एंड ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। इतने चैप्टर हमें पेपर फर्स्ट के पार्ट ए पे पढ़ने होंगे।
अगला क्या है, अगला इसमें है पेपर फर्स्ट का पार्ट बी, जिसका मतलब है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड लेजिस्लेशन। 150 अंक का ये होने जा रहा है। अर्थात इसमें प्रशासन हमें पढ़ना है, गवर्नेंस प्रशासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और विधि, लेजिस्लेशन कानून। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत जो पॉइंट्स देख लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, संघ राष्ट्र संबंध, सेपरेशन ऑफ पावर शक्तियों का पृथक्करण, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, संसद और राज्य विधानसभा, राज्य की विधायिका की संरचना, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल सिस्टम अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका, वेलफेयर स्कीम अर्थात कल्याणकारी योजनाएं, एंड पॉवर्टी एंड हंगर इश्यूज, इसका मतलब यहाँ पे आपको गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुद्दे पढ़ने होंगे। ये पेपर फर्स्ट का पार्ट बी है जो सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। बहुत शानदार सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस के बाद निश्चित रूप से थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा डेप्थ है, लेकिन जो मुद्दे दिए गए हैं वो एक एसआई की तैयारी करने वाले या एसआई बनने वाले, एसआई आगे चल करके डीएसपी भी बनते हैं ना, तो उनको आने चाहिए। ठीक है, यह सिलेबस निसंदेह सिविल सेवा, जिस प्रकार से सिविल सेवा कार्य करती है और सिविल सेवक जिस प्रकार से बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, उनकी परिपाटी का सिलेबस है। और उनकी परिपाटी का सिलेबस होने के नाते इस सिलेबस की एक अहम भूमिका होगी। पढ़े लिखे लोग पुलिस प्रशासन में आएंगे, जिससे पुलिस की दक्षता, पुलिस के कार्य प्रणाली, पुलिस प्रशासन पे जो समझ है, पुलिस प्रशासन की अंडरस्टैंडिंग है, वो निसंदेह बढ़ेगी और होना चाहिए था। मैं तो इस सिलेबस को लेकर के एकदम सपोर्टिव हूँ। ठीक है, रही बात कठिनाई तैयारी करने वालों की, तो कठिनाई को सॉल्व करने के लिए तो है ही हम लोग, वो लोग करते, हम लोग कर ही रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पेपर फर्स्ट का पार्ट सेकंड। अब आते हैं पेपर सेकंड का पार्ट ए। पेपर सेकंड दूसरा पेपर, ये भी 150 अंक के 150 अंक के दो पार्टों में बटा हुआ है। तो पहला जो पार्ट है करंट अफेयर्स, बहुत अच्छा टॉपिक, करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये 150 अंक का होने जा रहा है आपका। ठीक है, करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिक घटनाएं, टेक्नोलॉजी तकनीकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक विकास, एनवायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी मतलब पर्यावरण और इंटरनल सिक्योरिटी, साथ में एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी दी है, पर यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों सिक्योरिटी आपको पढ़ना है, जो कि पुलिस प्रशासन में पढ़ाया जाना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि आप पढ़ेंगे, और पढ़ करके निश्चित रूप से जब पढ़ेंगे तो इसका कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन तो होता ही है। तो करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते ही है, नो डाउट, लेकिन करंट अफेयर्स इन सब के संदर्भ में हमें पढ़ना होगा। पहले नंबर पर रखने का मतलब ये भी होता है। ठीक है, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में जो जागरूकता है वो, इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण विज्ञान, इंडियन इकोनॉमी है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन आईटी के क्षेत्र में जो उभरती हुई तकनीकी है वो, एनर्जी रिसोर्स अर्थात ऊर्जा के संसाधन, रोल ऑफ पुलिस का रोल समाज में, एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड टू डेवलपमेंट मतलब उग्रवाद से संबंधित विकास है ना, और इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, संगठित अपराध और आतंकवाद, यह मुद्दे शामिल किए गए हैं। आप सच सच बताइए, भले ही आपको सिलेबस कठिन लगे, लेकिन एक एसआई वाले बंदे को, एक एसआई बनने वाले बंदे को ये सिलेबस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये टॉपिक बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। ठीक है, तो उसे मेरा मानना है उसे इन सिलेबसों से गुजरना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। और यदि ये सिलेबस पढ़ करके कोई जाएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा प्रखर तो होगा, उसको जानकारी तो होगी। और भारत की जो पुलिस प्रशासन है, भारत का जो सुरक्षा सिस्टम है, उस सुरक्षा सिस्टम से वो अवेयर रहेगा, अवगत रहेगा, इसलिए जरूरी है ये सिलेबस पढ़ाना। ये था पेपर सेकंड का पार्ट ए 150 अंक का। और पेपर सेकंड के पार्ट बी में रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रखा गया है, मतलब इसके साथ रीजनिंग आपको पढ़ना होगा और डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई पढ़ना होगा। तो रीजनिंग और डीआई रखा गया 150 अंक का, जिसमें बेसिक न्यूमेरेसी एंड स्टैटिस्टिक्स है, अर्थात इसमें आपको जो आधारभूत गणित के साथ सांख्यिकी है वो पढ़ना है, डेटा हैंडलिंग एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, परसेंटेज, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, पैरामीटर्स पढ़ने हैं, वॉल्यूम पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात इसमें पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है, जिससे 150 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के बने हुए हैं।
तो एसआई के सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का जो रोल होता था या जो रोल है अभी जो होता था लगभग वैसा ही है। एसआई के सिलेबस में 70 अंक की हिंदी होती थी जिसमें रसचंद्र अलंकार पढ़ाए जाते थे और उस रसचंद्र अलंकार का पूरे पुलिस प्रशासन में कहीं योगदान नहीं था। मैं हिंदी टीचर था, एसआई पढ़ा रहा था, एसआई में हिंदी में पढ़ा रहा था, साइंस में पढ़ा रहा था। उसके बाद मैं कक्षा में यही बोलता था कि हिंदी पढ़ करके रसचंद्र अलंकार पढ़ के एसआई में यूज कहाँ करेंगे। लेकिन अभी जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक से मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, उसके बावजूद मैं उसकी आलोचना करता था कि 70 अंक की हिंदी में रसचंद्र अलंकार आप पूछ रहे हैं और रसचंद्र अलंकार का काव्य का कहीं योगदान मुझे तो डायरेक्ट नहीं दिखता है। जीवन में खुश रहने के लिए जरूर है काव्यों का अलंकार, काव्य अलंकार का इस्तेमाल, पर वो तो जो नहीं भी पढ़ेगा उसके अंदर भी होता है और जो पढ़ लेगा उसके अंदर भी नहीं होता है, वो तो बात आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस लाया गया है वो उससे कम से कम मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था, ये आपका पैटर्न था, ये एग्जाम का पैटर्न था, ये हो गया, मतलब एग्जाम तक हो गए। इसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पे हम लोग बात करते हैं। लेकिन उसके पहले आइए बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एसआई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए पैटर्न से अभी अवगत नहीं होंगे और उस नए पैटर्न में एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए, उसको लेकर के मैं बात यहाँ पे स्पष्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है वो है सूबेदार की पोस्ट, और सूबेदार की पोस्ट में एनी बैचलर डिग्री चलेगा, अर्थात किसी ने भी बीएससी, बीकॉम, बीए, बी कुछ भी ऐसा कर रखा है तो वो उसके लिए पात्र है सूबेदार पद के लिए। सूबेदार पद के लिए बैचलर डिग्री एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अर्थात किसी भी आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री या बैचलर कोई भी डिग्री, उसमें बीसीए और बीबीए भी शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे पास बीबीए और बीसीए कोई सवाल आते हैं कि क्या सर इसमें बीएसडब्ल्यू, बीसीए और बीबीए वाले भी शामिल हो पाएंगे कि नहीं, तो निश्चित रूप से वो भी इसमें एलिजिबल हैं। क्लियर, इक्विवेलेंट में मानी जाती है। दूसरा, सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट फोर्स, सूबेदार के बाद सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट फोर्स की इसमें जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए एंड इसके अलावा कोई इक्विवेलेंट डिग्री चलेगी, अर्थात सूबेदार के बाद जो सब एसआई की जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसमें भी कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी, बीसीए, बीबीए, बीएसडब्ल्यू ये सब मान्य है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इसके लिए भी वही है, सब स्पेशल ब्रांच के लिए भी बैचलर डिग्री चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री चलेगी, चाहे वो कोई भी हो, अर्थात 1, 2, 3 ये तीनों पोस्ट के लिए कोई भी बैचलर डिग्री मान्य है, चाहे आप जिस बैचलर डिग्री से आपने अपना यूजी किया हुआ है। क्लियर, बीई हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएसडब्ल्यू हो, कोई भी हो, 1, 2, 3 के लिए सब मान्य है, ठीक है। लेकिन सब इंस्पेक्टर रेडियो के लिए, सब इंस्पेक्टर रेडियो के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन आर यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 3 years डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, अर्थात 3 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स, कोई डिग्री कोर्स चलेगा जिसमें कंपलसरी है क्या कि आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन हो या आईटी में हो या कंप्यूटर साइंस पे हो। तो इसके लिए कंप्यूटर साइंस वाले, इसके लिए बीई वाले, है ना, बीई बीटेक वाले, और इसके लिए जो है तो बीएससी आईटी वाले या बीई आईटी वाले, इस प्रकार से जिनका आईटी में फील्ड में है वो इस पे दे सकेंगे, अर्थात इसमें बीए वाले, बीएससी वाले, बीकॉम वाले ये सब नहीं दे पाएंगे। यही पोस्ट टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, और ये दोनों नॉन टेक्निकल है। सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट के लिए देखिए, सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट के लिए बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स, अर्थात इसमें जिनका बीएससी में मैथमेटिक्स रहा हो, फिजिक्स रहा हो, केमिस्ट्री रहा हो, वो ही शामिल हो पाएंगे, अर्थात एक सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा तो ही सब इंस्पेक्टर फिंगरप्रिंट के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर क्यूडी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर क्यूडी में बैचलर डिग्री विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अर्थात फिंगरप्रिंट और क्यूडी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में बीएससी चाहिए, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कम से कम बीएससी में होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्या है, सब इंस्पेक्टर फोटो, सब इंस्पेक्टर फोटो के लिए भी वही योग्यता है, क्या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट में रूप में आपका होना चाहिए। और सब इंस्पेक्टर आर्म्स में जो है वो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी चाहिए, अर्थात आपको इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही चाहिए सब इंस्पेक्टर आर्म्स वाले में। और सब इंस्पेक्टर एएफ वाले में, एसएएफ वाले में बैचलर डिग्री इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी, अर्थात इसमें 4 पोस्ट ऐसी हैं जो कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी, और इसमें एक पोस्ट ऐसी है, एक नहीं, इसमें 2 पोस्ट नहीं, एक पोस्ट ऐसी है जिसमें केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं, और पोस्ट नंबर जो 4, 5, 6 है, 4, 5 नहीं, 5, 6, 7 है, इसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स
फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूप में होना चाहिए। और पोस्ट नंबर जो 4 है रेडियो वाली, उसमें कोई भी आईटी वाला या कोई भी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वाले भी मतलब ही जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एलिजिबिलिटी था। इसके बाद देते हैं शारीरिक मापदंड जो होते हैं, फिजिकल प्रोफिशिएंसी देखते हैं इसमें क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो फिजिकल शारीरिक मापदंड लिया जाएगा उसमें एक इवेंट है रनिंग, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट, अर्थात इसमें आपको दौड़ाया जाएगा, लॉन्ग जंप कराया जाएगा और गोला फेंक होगा। तो इन तीनों के साथ आपको रनिंग 800 मीटर की, जिसके लिए 40 अंक दिए गए हैं, लॉन्ग जंप इसमें 30 अंक का और शॉर्ट पुट अर्थात गोला फेंक इसमें 30 अंक का होना है। 100 अंक का फिजिकल टेस्ट होगा। 100 अंक के फिजिकल टेस्ट में जो टेक्निकल पद है उनको 20% और जो नॉन टेक्निकल पद है उनको 30% मार्क्स चाहिए होगा। अर्थात नॉन टेक्निकल वालों को कम से कम 30 अंक लाना होगा तभी क्वालिफाई माने जाएंगे, और टेक्निकल वालों को कम से कम 20 अंक लाना होगा तभी क्वालिफाई माने जाएंगे। अर्थात फिजिकल टेस्ट की भी तैयारी आपको इस प्रकार से करनी पड़ेगी। 3 चीजें एक्टिविटीज में है। रनिंग 800 मीटर की, महिलाओं के लिए ज्यादा टाइम होगा, है ना। अच्छा, इसमें एक बात और है कि रनिंग के लिए तो आगे आपके सवाल हैं कि परीक्षा कब होगी, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, परीक्षा कौन कराएगा, प्रश्नों का स्तर क्या होगा, परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, क्या पढ़ें, टेस्ट सीरीज किस प्रकार की होनी चाहिए, कोचिंग की भूमिका क्या है, साक्षात्कार का स्तर क्या होगा, ऐसे सभी क्यूरीज छात्र हमसे कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी ये क्यूरीज होंगी कि ये परीक्षा कब होगी, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वर्तमान में जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस की डिमांड क्या है, उस डिमांड के अनुसार टेस्ट सीरीज का लेवल क्या होना चाहिए, उस डिमांड के अनुसार आपकी बुक्स कैसी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ें। चूंकि इस सिलेबस के लिए अब तक कोई बुक है ही नहीं है, किसी के पास कोई कंटेंट है ही नहीं है। यूपीएससी का लेवल क्या पढ़ना है, या पीएससी का लेवल पढ़ना है, या एसआई का पुराना लेवल पढ़ना, स्तर क्या होना चाहिए आपकी पढ़ाई का, इन सबसे रिलेटेड जो सवाल हैं उन सवालों का समाधान मैं करूंगा यहाँ पे। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा कब होगी, डेट कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। तो परीक्षा कब होगी, इस सवाल को समझने के लिए हमें यह समझना है कि अभी क्या नोटिफिकेशन आया है। निश्चित रूप से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी राज्यपाल ने केवल क्या किया है, एक गजट जारी किया है जिसमें इसके रूल बताए गए हैं। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस नोटिफिकेशन के बाद कम से कम 3 महीने आपको टाइम मिलेंगे, और 3 महीने में 1 महीने फॉर्म भरने, 2 महीने तैयारी करने का। तो यदि मान लें कि फरवरी लास्ट में नोटिफिकेशन आने की संभावना है, और फरवरी लास्ट में यदि नोटिफिकेशन आ गया तो आपका एग्जाम जून या जुलाई में निश्चित तौर पर हो सकता है। प्रारंभिक एग्जाम जून जुलाई में एसआई का हो सकता है, इसके होने के पूरे आसार हैं। बाकी तो आप जानते हैं कौन कराएगा अभी ये डिसाइड नहीं है, पीएचक्यू कराएगा या व्यापम अर्थात पीवी कराएगा, पीएससी तो नहीं कराएगा तय है, ठीक है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो कौन होगा, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी या तो पुलिस हेडक्वार्टर हो सकता है गृह मंत्रालय के अधीन, या तो फिर मतलब ये डायरेक्ट खुद भर्ती कर ले पुलिस विभाग,
या तो फिर ये पीईबी के अधीन चली जाएगी। अभी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मेरा गेस, मेरा ज़्यादातर मानना है, क्योंकि सिलेबस जिस हिसाब से बना है उस सिलेबस के हिसाब में पीबी फिट नहीं बैठता है। पीबी ऐसे सिलेबस पर एग्ज़ाम नहीं कराती है, तो मुझे नहीं लगता कि पीबी को देंगे। मेरा मानना है कि ज़्यादातर इसकी पूरी मतलब चांसेस हैं, पूरी संभावना है कि ये एग्ज़ाम पीएसक्यू कराए इस बार, पुलिस हेडक्वार्टर या पुलिस विभाग स्वयं कंडक्ट कराए। हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगली बात, परीक्षा तैयारी की शुरुआत कब करें, प्रश्नों का स्तर क्या होगा, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें। तो देखिए, तैयारी की शुरुआत तो आपको जब पता चली गया है कि नोटिफिकेशन आने वाली है, तो तैयारी की शुरुआत आज को अभी से कर देनी चाहिए। आपका यह वीडियो, जो वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं, जिस वीडियो को आप लोग अभी देख रहे हैं, इस वीडियो से ही आपकी तैयारी की शुरुआत हो जानी चाहिए, और निश्चित रूप से हो भी चुकी है, जो कि आपने सिलेबस देख लिया पढ़ाई के। अभी हम आपको बुक्स बता देंगे, बुक्स तो ज़्यादा अभी नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक आउटलाइन प्लान मैं आपको बता दूंगा, और तैयारी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी की शुरुआत करने को लेकर के जस्ट नाउ अभी शुरू कर सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। प्रश्नों का स्तर क्या होगा, किस लेवल का पढ़ना है, और परीक्षा में पढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो प्रश्नों का स्तर किस लेवल का होगा, चलिए इस पर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। लेवल क्या होगा, क्लियर, लेवल क्या होगा। अब देखिए, क्या ये यूपीएससी के पॉइंट हैं, तो क्या यूपीएससी स्तर का परीक्षा होगा, या फिर ये यूपीपीसीएस के कुछ एग्जाम होते हैं मेंस में, यूपीपीसीएस के उस लेवल का होगा, या मध्य प्रदेश की वन सेवा का लेवल का स्तर जो होता है मेंस का, मेंस वाली की यदि बात करें, या एमपीपीएससी प्री लेवल के एग्जाम होंगे, या व्यापम के जो कुछ एग्जाम होते हैं उस लेवल का होगा। प्रश्नों का स्तर क्या होगा, प्रश्न पत्र का स्तर क्या होगा। तो देखिए, इनमें से मैं जहां पर समझ पा रहा हूं, सबसे सुटेबल जो एसआई के लिए होगा, यूपीएससी तो नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और कराने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की भर्ती अलग है, ये भर्ती अलग है, तो यूपीएससी का होने के चांसेस तो नहीं है लेवल, ठीक है। यूपीपीसीएस में एक एग्जाम होता है लोअर पीसीएस का, उनका पेपर हमने देखा है, मैंने देखा है, तो उस स्तर का ये लोअर पीसीएस के एग्जाम जैसा हो सकता है। वो कैसे, इसमें प्रश्न होते हैं कॉन्सेप्ट बेस, इसमें प्रश्न होते हैं फैक्ट बेस। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मिलाकर, अर्थात सी और एफ दोनों, तो या तो कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, या तो फैक्चुअल पेपर होगा, या तो दोनों मिक्स होगा। तो सबसे ज्यादा संभावना किसकी है, सबसे ज्यादा संभावना है इसमें कि कॉन्सेप्ट भी पूछे और फैक्ट भी पूछे, अर्थात आपसे कॉन्सेप्चुअल डायमेंशन समझने का प्रयास करे और आपसे डेटा जानने का भी प्रयास करे। तो दोनों तरीके से ये हो सकता है, जिनमें 3 एग्जाम खड़े उतरते हैं मेरे दृष्टिकोण से। पीएससी का प्री, पीएससी का राज्य वन सेवा परीक्षा फॉरेस्ट एग्जाम, और यूपीपीसीएस का लोअर एग्जाम। इन 3 स्तर के पेपर बनाए जा सकते हैं, प्रश्न हो सकते हैं। एक बात और है, मैं क्या कह रहा हूं कि प्रश्न जो है ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल या समझ बेस होंगे। क्यों कह रहा हूं, उसका एक आधार मेरे पास और है कहने का। अभी जब एनईपी आई, तो एनईपी में एक बात लिखी गई, उसको मैं समझाना चाहता हूं। एनईपी में लिखा गया कि हमारी जो मूल्यांकन पद्धति होनी चाहिए वो अवधारणात्मक या संकल्पनात्मक होनी चाहिए। अवधारणात्मक मूल्यांकन पद्धति हम लोग अपनाएंगे, चाहे वो प्रवेश परीक्षाएं हो, चाहे वो रोजगार के लिए कोई परीक्षा हो, चाहे व्यावसायिक परीक्षा जिसको कह रहे हैं, चाहे वो कॉलेज महाविद्यालय या स्कूलों की परीक्षा हो, सबको हम अब एनईपी 2020 के बाद अवधारणात्मक बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे। तो निश्चित रूप से एसआई का पेपर या अब आने वाले जो पेपर है, मेरा जहां तक गेस है, क्योंकि देखिए थॉट एनईपी में जो थॉट दिए वो प्रोफेसर दिए हैं, पेपर बनाने वाली टीम में भी लोग प्रोफेसर शामिल होते हैं, तो जब उसका पालन करेंगी एजेंसियां, तो निश्चित रूप से पेपर जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल बनेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन कोर कॉन्सेप्चुअल एसआई के नहीं होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ डेटा और फैक्ट भी पूछे जाते रहेंगे। तो आपको जो तैयारी करना होगा, उस लेवल को समझना होगा कि आपका जो पेपर होगा उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपका जो पेपर होगा उसमें फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इन दोनों की तैयारी हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपका कॉन्सेप्ट। आपकी जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, देखिए एक प्रश्न में शामिल किया इसमें, आपकी टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए। तो आपकी जो भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो आपको जीएस की हो, चाहे जीएस के किसी अन्य मतलब जीएस के किसी भी पार्ट की हो, आपकी टेस्ट सीरीज और आपका स्टडी मटेरियल भी इसी लेवल का होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज जब भी आप दें या टेस्ट जब भी लगाएं, मैं इसलिए टेस्ट सीरीज का अलग से उल्लेख कर रहा हूं कि टेस्ट सीरीज के लिए, इंटरव्यू के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के लिए सर्वसुंदरम एकेडमी का एक नाम है, एक प्रतिष्ठित नाम है, और इन सब में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, हमारी टीम की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो तैयारी के लिए एक अच्छा सा प्लान जो हो सकता है वो आपके लिए हमने तैयार किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस पर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फैक्ट मिश्रित टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, जिसकी भाषा
शैली, जिसका प्रश्नों का स्तर, जिसमें प्रश्नों की बनावट, विकल्पों का कठिनाई स्तर, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करके बनाई गई हो, ना कि केवल कट कॉपी पेस्ट के आधार पर बनाई गई हो। तो आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए वेट करें, एक अच्छे कोर्स के लिए वेट करें। मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा हल्के फुल्के चार्जेस या जो कम फीस पे सस्ते मस्ते कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे अवॉइड करें, क्योंकि भविष्य में आपका 2,000-4,000 रुपये बचा लेना कहीं मायने नहीं रखेगा। एक अच्छी तैयारी के साथ यदि आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो वो आपको हमेशा फ़ायदेमंद होगा, ये आप भी जानते हैं। तो एक अच्छी चीज़ हम लोग डिलीवर करेंगे। पर यहाँ पे मेरा बताने का मतलब ये है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी, उस टेस्ट सीरीज में एक शानदार तरीके से प्रयोग करेंगे हम लोग, और टेस्ट सीरीज से प्रश्न सीधे आते ही है हमारे, तो वो भी एक प्रयोग एसआई के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, है ना, कोचिंग की भूमिका क्या है, परीक्षा का स्तर क्या होगा, साक्षात्कार का स्तर क्या होगा। तो देखिए, इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर अभी कोई किताब नहीं है। केवल एक किताब में रेफर कर रहा हूं अभी आज के इस वीडियो में। आप कक्षा 6 से लेके एनसीईआरटी, कक्षा 6 से लेके कक्षा 11 तक की एनसीईआरटी पढ़ डालिए, जो सब्जेक्ट का दिया हुआ है 11-12 तक की, आपका काम हो जाएगा। 11th और 12th की एनसीईआरटी का लेवल का प्रश्न हो सकता है, तो एक किताब में आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, उन टॉपिक्स की एनसीईआरटी आप बुक्स पढ़िए और उसकी नोट्स बनाइए, और एनसीईआरटी बेस्ड क्लास के लिए इंतजार कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी प्रश्न बनाएंगे वो एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएंगे, ये बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा और आपको पूरी स्टडी समझाऊंगा। यहाँ पर एक बात पे और मैं प्रश्न था कि साक्षात्कार कोचिंग की भूमिका, इसमें कोचिंग की भूमिका क्या है। कोचिंग की भूमिका सिर्फ इतनी है कि कोचिंग करें या ना करें, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और आपका निजी भी मामला है। यदि आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग से आपको रेगुलरिटी मेंटेन हो जाती है, कोचिंग से आपको टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है। यदि कोचिंग आपकी लेवल की है तो कोचिंग से आपको फैक्चुअल डेटा मिल जाते हैं, कोचिंग से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका मूल्यांकन करने वाला, कोई सतत मूल्यांकन करने वाला मार्गदर्शक मिल जाता है। ये सारी कोचिंग की देन होती है, जो कोचिंग संस्थान या कोई भी कर सकता है। अब ये सब यदि आप अपने से कर सकते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है वो पढ़ सकते हैं, मैथ का कैलकुलेशन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ये सब यदि आप कर सकते हैं तो निसंदेह आप अपने से करिए, कोचिंग की जरूरत नहीं होगी आपको। लेकिन यदि ये सब करना है, व्यवस्थित तरीके से करना है, तो आपको कोचिंग करना चाहिए। देखिए, कई बार मैं इसलिए बोलता हूं कि यदि एक ईमानदार प्रयास, एक अच्छी संस्था आपके साथ प्रयास कर रही है, आपके लिए प्रयास कर रही है, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं और उतना प्रयास नहीं कर पाते, तो जो नहीं जुड़ते उनको कई बार नुकसान हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा पैसा खर्चा कीजिए अपने ऊपर और एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये होगा। ठीक है, हाँ, एक बात और कि इसमें एक और सवाल था, साक्षात्कार का स्तर क्या होगा। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि श्री सुंदरम एकेडमी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक शानदार संस्था है, तो इसमें इंटरव्यू का जो लेवल होगा वो एसआई का लेवल अलग होगा, पीएससी से अलग होगा, निश्चित रूप से यूपीएससी से अलग होगा। इसमें फिजिकल से भी, इंटरनल सिक्योरिटी से भी, और एसआई का जो सिलेबस दिया है वो सब इंटरव्यू के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिसका एक अलग बैच हम लोग लॉन्च करेंगे इंटरव्यू का। निश्चित रूप से कुछ स्ट्रेटजी में कुछ बातें हैं जो हमारा स्टडी प्लान है। यदि आप कोचिंग लेते हैं तो श्री सुंदरम एकेडमी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, एक बेहतर विकल्प है। इनफैक्ट इस मामले में जो एसआई का भी पढ़ाने का नॉलेज हो, जिसको पीएससी यूपीएससी का भी नॉलेज हो, उसमें एक बेहतर नाम श्री सुंदरम आईएएस का है। आप लोग डेमो लेकर के क्लासेस जो हम लोग जनरली 19 या 20 फरवरी से शुरू कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर दी जाएगी अलग से, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डेमो ले सकते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। कंप्लीट कोर्स में जिसमें प्रारंभिक का, मेंस का, इंटरव्यू का, फिजिकल फैसिलिटी जो है वो अलग से आपको थर्ड पार्टी के द्वारा दी जाएगी। टेस्ट सीरीज जिसमें प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू का कंप्लीट प्लान, इंटरव्यू की क्लास भी और मॉक इंटरव्यू, सब कुछ, स्टडी मटेरियल जिसमें प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होगा, पीडीएफ होगा, टेस्ट सीरीज, जितने सारे टेस्ट सीरीज के आपको टेस्ट सीरीज से प्रश्न मिल जाएंगे, सभी क्लासेस दोनों मोड में, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको एक मंच पे मिलेगी। वो मंच होगा श्री सुंदरम आईएएस का मंच, श्री सुंदरम एकेडमी का एप्लीकेशन, और इंदौर में ऑफलाइन बैच जो संभवतः 20 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, उसके लिए आप अभी से रजिस्टर हो सकते हैं और हमें बताएं कि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं। उसमें यथासंभव हमारी जो भी निःशुल्क सहायता होगी वो भी हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स प्लान है। पढ़ाने का तरीका हमारा क्या है, पढ़ाने का तरीका ये है, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और सिलेक्शन। तो जो हमारे यहाँ क्लासेस चलेंगी, जो आपके लिए क्लासेस कराई जाएंगी, उनमें हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फैक्ट पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, पीवाईक्यू कराते हैं, टेस्ट सीरीज कराते हैं और फिर रिवीजन कराते हैं, फिर सिलेक्शन तक आपको पहुंचाते हैं। तो हमने ये साइंटिफिक स्टडी मेथड बनाई है
हमारी टीचिंग मेथड, ये सभी में, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसआई हो, सब में ये हम लोग लागू करते हैं। तो निश्चित रूप से इस साइंटिफिक मेथड से आप सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। लास्ट में फिर से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 20 फरवरी से बैच प्रारंभ हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से, बहुत ही कम फीस में। देखिए, फीस कम का मतलब यह है कि मैं 999 499 में फीस नहीं दे सकता कोर्स। थोड़ी सी समस्या यह है कि हमें क्वालिटी देना होता है, और क्वालिटी देने के लिए अच्छे टीचर, अच्छी फैसिलिटी देनी होती है। इसलिए थोड़ी फीस यदि ज़्यादा होगी तो आप लोग अच्छा कोर्स करिएगा। 1500 रुपये की बचत के चक्कर में घटिया कोर्स लेकर के पूरा मेहनत अपनी बर्बाद मत करिएगा। ये मैं बार बार आगाह इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को क्वालिटी देना नहीं होता है और फीस 999, 499, 599 इतनी कम फीस में रखते हैं, जो हो नहीं पाता है और आप पूरा टाइम बर्बाद करेंगे। इसलिए थोड़ा सा रिस्क ले लीजिएगा। 2-4 पिज्जे का और रेट जोड़ लीजिएगा, मत खाइएगा वो 2-4 पिज्जा, मत थोड़ा सा वो पैसा अनावश्यक खर्चों में मत कीजिएगा। बचत करके एक बार यदि थोड़ी सी फीस ज़्यादा भी होती है, लेकिन यदि कंप्लीट पैकेज आपको एक व्यवस्थित वे में मिलता है, प्रॉपर वे में मिलता है, सिलेक्शन हो ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई आपकी प्रॉपर वे में यदि हो रही है, तरीका यदि प्रॉपर सही तरीके से अपनाए हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उस सेटिस्फेक्शन से निश्चित रूप से सिलेक्शन मिलना है। तो फीस को एक बार हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि कम से कम कितने में हम लोग फीस दे सकते हैं, कम से कम कितने में ये कोर्स हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे और उसमें आपका जो भी होगा एक बात देखिए जाए। लेकिन एक बात है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं करेंगे। तो 1000-2000 यदि किसी से ज़्यादा फीस होगी ना, तो ये संकोच मत करिएगा कि सुंदरम वाले मनी माइंडेड हैं, ज़्यादा पैसा लेते नहीं। उसमें जो भी खर्चा होगा हमारा, उस खर्चे के आधार पर एक कम से कम मिनिमम फीस रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बैच दोनों की अलग अलग फीस के साथ बैच प्रारंभ हो रहा है। बैच के लिए आप अभी से रजिस्टर कर सकते हैं। बैच रजिस्टर करने के लिए इन दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन दिया गया वहां पर जाएं और एप्लीकेशन के माध्यम से आप बैच प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयारी के लिए प्रतिबद्ध संस्थान श्री सुंदरम एकेडमी एसआई के सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करती है, एसआई के सभी अभ्यर्थियों का वेलकम करती है, एसआई के सभी अभ्यर्थियों को आमंत्रित करती है बैच ज्वाइन करने के लिए। श्री सुंदरम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। श्री सुंदरम एकेडमी के एप्लीकेशन में जाएंगे तो एसआई का बैच आपको मिलेगा, वहां से प्राप्त करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप श्री सुंदरम एकेडमी के मूल चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं तो एसआई वाला चैनल जाकर के भी एसआई की तैयारी करते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एसआई के लिए हमने पृथक चैनल, पृथक व्हाट्सएप ग्रुप, पृथक टेलीग्राम ग्रुप और पृथक रूप से एक बैच ऑर्गेनाइज किया है। उस बैच में एक बार फिर से आप सभी का आमंत्रण है। आप लोग आइए, एसआई का बेहतरीन तैयारी करिए। एसआई के बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी टीम तैयार है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के साथ। थैंक यू सो मच।